श्री देवनारायण महाराज की जय। इस प्रकार राजकुमारी ब्राह्मणों को विदा करके महल में आ जाती है और घूमते घूमते पूछते पूछते पंडित जी गढ़ गोठा की तरफ चल देते हैं। घूमते घूमते जगह जगह पूछते पूछते काफी दिन में गढ़ गोठा में जाकर के पंडित जी पहुंचते हैं। पंडित जी की मुलाकात गोठा में नेतु गुजरी से नेतु नेकाडन से हो जाती है और ब्राह्मण नेतु जी से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो 24 भाई हो और बौड़ी घोड़ी हो, गजमंगला हाथी हो, चंद्रास खांडा उनके पास हो, ऐसे कोई आदमी यहाँ रहते हो तो हमको बताओ। तो नेतु नेकाडन कहती है कि बिल्कुल यहीं रहते हैं, हम आपसे उनकी मुलाकात करवा देते हैं। नेतु नेकाडन ने जहाँ 24 भाई बगड़ावत चौपड़ खेल रहे थे उनके पास नेतु ले जाती है और उनसे पंडितों की मुलाकात बगड़ावतों से करवा देती है। पंडितों ने सारी बात बगड़ावतों को बताई कि मैं इस तरीके से पुंगलगढ़ के ब्राह्मण हैं, हमको राजा की बाई का टीका और नारियल दे के भेजा है और उन्होंने कहा है कि बाई के लिए बस ढूंढ के लेके आओ। लेकिन बाई ने हमको स्पेशल कहा है कि जो 24 भाई हो, गजमंगला हाथी हो, चंद्रास खांडा उनके पास हो, ऐसे जो लोग मिले उनको मेरी शादी का टीका नारियल दे के आना। इस प्रकार हम यहाँ आपके पास पूछते पूछते आए हैं और आप हमको बाई ने बताए जो सारे चिन्ह मिल गए, इसलिए हम आपको ही और ये बाई का टीका नारियल देंगे। इस प्रकार बगड़ावतों को पंडितों ने सारी बात बताई। सारे बगड़ावत भाई सोचने लगे कि अब क्या करें, तो पंडितों को तो भेज दिया नेतु के साथ कि इनकी खाने की व्यवस्था करो और इनकी ये आज रात को यहीं रुकेंगे। और नेवा जी वहां से अपनी घोड़ी पे बैठ करके तेजा जी जहाँ पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे उनको लेने के लिए चले जाते हैं। नेवा जी तेजा जी को लेके आते हैं और तेजा जी और सारे भाई मिलकर के फैसला करते हैं कि अब क्या करें। पंडित जी टीका नारियल लेके आ गए, भाई ने हमारा ही उनको पता दिया है, हमको क्या करना चाहिए। तेजा जी ने कहा भाई ये कोई गलत परिणाम निकलने वाले हैं इस चीजों के, आपको इनसे बचना चाहिए, इस बात को कैसे भी टालो। तो सबने जो बैठ करके फैसला किया उसमें यह किया कि अपना धर्म भाई है राजा राण का, उसके कोई औलाद नहीं है, क्यों नहीं अभी इस टीके को इन पंडितों को ले जा करके और राजा के राण के यहाँ इसका टीका दिलवा दें और राण का राजा की शादी करवा देते हैं, उनकी औलाद भी हो जाएगी और अपना पीछा छूट जाएगा। ये इस प्रकार तेजा जी सभी भाइयों में बैठ के फैसला करके तेजा जी चले गए तपस्या करने। दूसरे दिन नेवा जी लेकर के पंडितों को और राण के राजा के पास ले जाते हैं। राण के राजा को सारी बात समझा देते हैं। राण के राजा उस टीके को स्वीकार कर लेते हैं और पंडितों के बताए अनुसार शादी की तारीख तय कर लेते हैं और बारात उस तारीख को लेकर के आने की पंडितों से कह देते हैं। पंडितों को खाना वाना खिला के रोक के दूसरे दिन वहां से पंडितों को विदा कर देते हैं। पंडित जी सारे के सारे वापस पुंगलगढ़ में पहुंच जाते हैं। पुंगलगढ़ के राजा ईडदे से सारे समाचार दे देते हैं कि हम बगड़ावतों के धर्म भाई राणा राण के राणा को टीका दे के आए हैं और इस तारीख को शादी तय करके आए हैं, इसलिए आप शादी की तैयारियां करें। इस प्रकार राजा ईडदे के पुंगलगढ़ में और राण के राजा के यहाँ दोनों तरफ शादियों की तैयारियां हो जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। राण का राजा अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने राजाओं को निमंत्रण देते हैं। सभी राजा बारात में तैयार होकर के चलते हैं। इधर बगड़ावत को भी न्योता आता है, बगड़ावत भी सारे के सारे भाई बारात में जाने के लिए तैयार रहते हैं और निश्चित तारीख के दिन बारात वहां से रवाना हो जाती है। बारात में बगड़ावत भी जाते हैं। तो बगड़ावतों के जो भी बीच में गांव पड़ रहे थे, बारात के बीच में जो भी गांव आते थे, उन्हीं गांव में बगड़ावत अपने सभी भाई मोहरों को वितरण कर रहे थे, फेंक रहे थे, लुटा रहे थे। इस बात को
नीमदे राणा का भाई था। नीमदे को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई बारात हमारी है और बगड़ावत माल लुटा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आप इनसे ये बोलो कि या तो आप बारात के 5 कोस आगे चलो या तो आप बारात के 5 कोस पीछे चलो, क्योंकि हमारी इससे बेइज्जती हो रही है। तो राण के राजा ने बगड़ावतों से ये बात कही, तो बगड़ावतों ने कहा कि ठीक है, हम 5 कोस आगे चलते हैं। तो बगड़ावत बारात से 5 कोस आगे चलते हैं। चलते चलते पुंगलगढ़ पहुंच जाते हैं। शाम हो जाती है। बारात जैसे ही पहुंचती है, बगड़ावत आगे थे इसलिए पुंगलगढ़ में बगड़ावतों ने खूब धन लुटाया, खूब मोहरें वितरण की, खूब मोहरें फेंकी। उसके बाद राजा की बारात आती है। जब तोरण मारने का समय होता है तो राण का राजा हाथी पर सवार होता है। राण का राजा हाथी पर सवार होता है और राजकुमारी ने दासी हीरा से कह करके उस तोरण को इतना ऊंचा बंधवाया था कि राजा के हाथ नहीं आए। और राणा बार बार हाथी से उछल उछल के तोरण मारने की कोशिश करता है। राणा बुढ़ा था, तोरण नहीं मार पाता है। सवाई भोज को गुस्सा आता है कि उसका धर्म के भाई थे, उनकी बेइज्जती हो रही थी बारात के बीच में, कुंभलगढ़ के बीच में, इसलिए बौड़ी घोड़ी को उछाली, एक बार में तोरण को मार दिया। इस बात को लेकर के नीमदे जो राणा का छोटा भाई था वो गुस्सा हो जाता है। इनके बारात के डेरे बाग में लगे हुए थे, तो बाग में आकर के नेवा और नीमदे दोनों लड़ लेते हैं। इन दोनों की लड़ाई को जो गुरु रूपनाथ जी इनके साथ गया था बगड़ावतों के, गुरु रूपनाथ जी ने इनको शांत किया कि भाई 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 एक ही बात है, धर्म का भाई है, उसने तोरण मार दिया तो कोई बात नहीं। पुंगलगढ़ के राजा को तो कोई आपत्ति है ही नहीं, आप क्यों आपत्ति करते हो? उसको समझा के उस बात को बुझा के और शांत कर देते हैं। इसके बाद में जैसे ही तोरण मार लेते हैं, सारे बाराती खाना खाने के लिए चले जाते हैं। इधर दासी हीरा को भेजती है राजकुमारी सवाई भोज के पास कि दासी सवाई भोज से कहना कि राजकुमारी का पेट दर्द हो रहा है और उसके नजर लगी हुई है, चंद्रास खांडे से उसकी नजर उतारी जाएगी, इसलिए आप हमको चंद्रास खांडा दीजिए और थोड़ी देर में मैं आपको वापस लाके दे दूंगी। बारात भोजन ले रही थी, इतनी देर में दासी खांडे को ले जाती है। राजकुमारी आपके महल में चंद्रास खांडे के साथ फेरे खा लेती है। दासी को चंद्रास खांडा वापस दे के भेज देती है सवाई भोज के पास। सवाई भोज को इन सब चीजों का कोई पता नहीं था। चंद्रास खांडा वापिस सवाई भोज के पास आ जाता है। रात को राजा के साथ राजकुमारी के फेरे होते हैं, जबकि राजकुमारी ने चंद्रास खांडा के साथ में सवाई भोज के चंद्रास खांडा के साथ में पहले ही फेरे खा लिए थे। उसके बाद बारात 7 दिन रुकती है, बारात की अच्छी खातिरदारी की जाती है। 7-8 दिन बाद जब बारात रवाना होती है तो ईड दे राजा अपनी राजकुमारी को विदा करता है, साथ में हाथी घोड़े रथ बहुत सारा धन दहेज में देता है। बारात वापस रवाना हो जाती है। सबसे आगे राजा की बारात चलती है, राजा चलती हैं, राण के राजा, उनके दोस्त और राजा सब आगे आगे चलते हैं, उसके पीछे बगड़ाव चलते हैं, सबसे पीछे रानी का रथ और उसके दिए हुए हाथी घोड़े दहेज का सामान चलता है। ऐसे लंबा लाव लश्कर एक साथ चलता है। तो जहां से गोठा की गोठा के रास्ते की तरफ बगड़ावतों को घूमना था, वो जगह आ गई। जैसे ही बगड़ावत अपने रास्ते की तरफ घूमने लगे, रानी ने रतवन से कहा कि रथ इसी इन 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 बगड़ावतों के पीछे ही ले ले। रतवन ने कहा, रानी मैंने राणा की कितनी शादियां करा ली, मेरे को पता है कि रथ कहाँ जाएगा, मैं क्यों ले लूं बगड़ावतों के पीछे। तो रानी ने शेरनी का रूप धारण कर लिया। शेरनी का रूप देख करके रथवान रथ छोड़ के भाग जाता है, बगड़ावतों के पास पहुंच जाता है। बगड़ावतों से कहता है कि रथ में तो रानी नहीं है, एक शेरनी बैठी हुई है। बगड़ावत भाग के वापिस आते हैं, रथ को देखते हैं। रथवान रथ के पास नहीं आता है। रानी से बगड़ावत आके रानी बगड़ावतों से बात करती है। तेजा जी से रानी बात करती है कि तेजा जी, आप मेरे जेठ जी हो और मेरी शादी सवाई भोज के खांडे के साथ मैंने फेरे खा लिए, इसलिए मैं आपकी बहू हूँ। मेरे टीका भी आपके पास ही पहुंचा था, मेरी तोरण भी सवाई भोज ने मारी है और मैंने चंद्रास खांडे के साथ में फेरे भी खा लिए, इसलिए मैं आपकी बहू हूँ, इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। या तो आप मेरे को साथ ले चलो, नहीं तो मैं श्राप देती हूँ। इस प्रकार तेजा जी से रानी ने कहा। तेजा जी इस बात को सुन के चिंतामग्न हो गए कि ये क्या हो गया और अब क्या करेंगे। दोस्तों की शादी में गए थे, उनकी बहू को अपन कैसे लेके चल सकते हैं।
सभी भाइयों से पूछा कि अब क्या किया जाए, तो सभी भाइयों ने कहा कि आप बड़े हो, जो आपको उचित लगे वो जवाब दे दीजिए। तेजा ने रानी को जवाब दिया कि अब होली आने वाली है, ये होली तो आप राजा के यहाँ मानो, और जो इसके बाद गणगौर आएगी वो गणगौर आप हमारे गोठा में मानेंगी, इतना मैं वादा करता हूँ। अब इसके बीच में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम सोच लेंगे, हमको थोड़ा सा समय दीजिए। और ये बात का वादा करके तेजाजी और बगड़ावत आपके गोठा में आ जाते हैं, और राणा और रानी, रथ, लाव लश्कर सारे राण की तरफ रवाना हो जाते हैं। राण के बीच में एक दिन रात को रुकते हैं। अगले दिन राण के राजा के राण में पहुंच जाते हैं। रानी ने राणा से कहा कि मैं महल में नहीं चलूंगी, क्योंकि आपके पास पहले से ही 7 रानियां, इसलिए मेरे लिए अलग महल बनवाओ। जब मैं महल में प्रवेश करूंगी, जब तक मैं बाग में ही रहूंगी। तो रानी को बाग में रहने की व्यवस्था कर दी जाती है, और नीमदे जो राणा का छोटा भाई था, उसको नया महल बनाने की जिम्मेदारी और रानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नीमदे को दे दी जाती है। राणा अपने राजकाज में लग जाता है, महल का काम चालू हो जाता है। इस प्रकार महल बनता रहता है, और नीमदे उन उनकी ये सब चीजों की जिम्मेदारी नीमदे की होती है। तो जब महल लगभग बनके तैयार हो गया था, एक दिन राणा ने रानी से कहा कि एक बार महल को देख लीजिए, इसमें कोई कमी हो तो उसको ठीक करवा देंगे, और नहीं तो हम कोई मुहूर्त देख के महल में प्रवेश करेंगे। इस बात को सुनकर के रानी ने महल की तरफ देखा, और महल का आधा छज्जा गिर गया। तो रानी ने कहा कि इस तरीके से आपने महल का काम जल्दीबाजी में करवाया, इसको ठोस तरीके से काम कराओ, कोई ऐसा नहीं हो कि जैसे मैं प्रवेश करूं और महल गिर जाए। क्योंकि रानी को पता था कि अभी गणगौर में टाइम है, और गणगौर से पहले मैं महल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो महल में जाना ही नहीं है, मेरे को तो बगड़ावतों के ही जाना है। इस प्रकार महल का निर्माण होता रहता है। रानी बाग में रहती है, महल में नहीं जाती है। उधर बगड़ावत आपके वहां पहुंच जाते हैं, इन बातों को भूल जाते हैं कि हमने वादा भी किया था, क्या किया था, लंबा समय हो गया, 4-5 महीने की बात होगी। बगड़ावत भूल गए, वो अपने अपने काम में सब लग गए। अब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि किस प्रकार बगड़ावत रानी को गोठों में ले जाते हैं, और राणा क्या करता है रानी को ले जाने के बाद में, और किस तरीके से दीप कंवर की शादी होती है, जो सवाई भोज की पुत्री थी उसकी भी शादी होती है। ये मैं आपको आगे वाले एपिसोड में बताऊंगा। श्री देवनारायण भगवान की जय।